दिखता है और फिर गायब हो जाता है। हम जैसे कमजोर लोग उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? फिर उसने और भी डरते हुए कहा, और हाँ बेटा, उसके साथ एक खूंखार शेर भी रहता है जो हर समय उसकी रक्षा करता है। इतना सुनते ही नीलू की आंखों में भय नहीं बल्कि साहस चमक उठा। वह दृढ़ स्वर में बोला, दादी माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बस मुझे कोई ऐसी जगह बता दीजिए जहां से मैं उस नाग को छिपकर देख सकूं। जैसे ही वह निकलेगा मैं उसका सामना करूंगा। यह सुनकर बूढ़ी माँ का दिल धड़कने लगा। वह घबराकर बोली, अरे बेटा, ऐसी बातें मत करो। तुम पहले ही मेरे लिए खतरा बन चुके हो। यह घर उसी नाग का है। अगर उसने तुम्हारी आवाज सुन ली तो हम दोनों मारे जाएंगे। मैं तो यहाँ चुपचाप बर्तन मांजती हूँ और डर के साये में जीती हूँ। लेकिन नीलू ने वीरता से कहा, दादी माँ, बस आप मुझे एक तेज धार वाली तलवार दे दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। बहुत डरते डरते बूढ़ी माँ भीतर गई और कुछ देर बाद एक चमकती हुई धारदार तलवार लेकर लौटी। उसे नीलू के सामने रखते हुए बोली, हम पहले ही बहुत दुख झेल चुके हैं, लेकिन अगर तुमने ठान ही लिया है तो यह तलवार ले लो। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। उसी क्षण बाहर अचानक तेज हवा चलने लगी। आंगन में धूल के बादल उठने लगे, पेड़ झुकने लगे और वातावरण भयावह हो गया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई प्रलयंकारी आंधी आ रही हो। बूढ़ी माँ डर के मारे चीख पड़ी, सुना तुमने? यही वही संकेत है, काली नाग आ रहा है। नीलू बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। उसने आत्मविश्वास से कहा, दादी माँ, अगर वह बड़ा और शक्तिशाली है तो मेरा साहस उससे भी बड़ा है। अभी मैं घर के भीतर हूं और अंदर से लड़ने का मुझे पूरा लाभ मिलेगा। इस मकान में अब या तो वही रहेगा या फिर मैं। इतना कहकर नीलू ने तलवार को कसकर थाम लिया और दरवाजे की चौखट पर डट कर खड़ा हो गया। अब जो होने वाला था वह टल नहीं सकता था। बूढ़ी दादी डर के मारे कांप रही थी। वह बार बार नीलू से विनती कर रही थी, बेटा, यही वह भयानक नाग है जिसने तलवार और ढाल से लैस न जाने कितने वीर योद्धाओं को मार डाला है। तू तो एक छोटा सा पक्षी है, इसका सामना कैसे करेगा? नीलू झुंझलाकर बोला, दादी माँ, कृपया चुप रहिए। किसी चीज को देखकर उसके सामर्थ्य का अनुमान मत लगाइए। थोड़ा धैर्य रखिए, फिर देखिए आगे क्या होता है। कुछ ही क्षणों में आंगन में तेज हवाएं चलने लगीं। धूल का गुबार उठ गया और वातावरण भयावह हो गया। तभी 7 सिरों वाला काली नाग सरसराता हुआ आंगन में घुस आया। उसने इधर उधर रखे बर्तनों में पड़ा सारा भोजन निगल लिया। फिर वह दरवाजे के पास आकर फुफकारते हुए बोला, आज घर के भीतर से कोई अनजानी गंध क्यों आ रही है? बूढ़ी दादी डरते डरते बोली, नहीं नहीं, कोई नई गंध नहीं है। शायद सुबह मैंने अपने कपड़ों पर थोड़ा इत्र लगा लिया था, उसी की खुशबू होगी। उसी समय नीलू दरवाजे की ओट में तलवार लिए तैयार खड़ा था। जैसे ही काली नाग ने अपना पहला सिर भीतर डाला, नीलू ने बिजली की गति से वार किया और उसका एक सिर अलग हो गया। नाग तड़प उठा और दूसरा सिर भीतर घुसाया, वह भी कट गया। तीसरा सिर आया, वह भी धराशायी हो गया। क्रोधित होकर काली नाग ने चौथा और पांचवां सिर झोंक दिया, लेकिन नीलू ने बिना रुके उन्हें भी काट गिराया। छठा सिर भीतर लाते हुए नाग गरजा, कौन है जो मुझे ललकार रहा है? उत्तर देने से पहले ही नीलू ने छठा सिर भी अलग कर दिया। अब केवल 7वां सिर शेष था। नीलू ने गरजते हुए कहा, तेरा समय अब समाप्त हो चुका है। तूने बहुतों को डराया है, लेकिन इस द्वार पर तेरा अंत निश्चित है। इतना कहते ही उसने अंतिम प्रहार किया और 7वां सिर भी धड़ से अलग हो गया। काली नाग जमीन पर तड़पता रहा और कुछ ही पलों में निःशब्द हो गया। यह युद्ध इतना भयानक था कि विजय के बाद नीलू का शरीर जवाब दे गया। वह थकान और चोटों के कारण वहीं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। 70 वर्ष की वह बूढ़ी दादी खुशी से बच्चों की तरह उछलने लगी। वह ताली बजाकर नाचते हुए बोली, हे भगवान, कौन सोच सकता था कि इतना छोटा सा मोर इतना बड़ा और असंभव काम कर दिखाएगा। वह तुरंत भीतर से पानी लेकर आई और नीलू के ऊपर छींटे मारने लगी। कभी उसका सिर हल्के से हिलाती, कभी उसके पंख सहलाती। जब तक नीलू को छींक नहीं आ गई वह रुकी नहीं। कुछ ही देर में नीलू की आंखें खुलीं और उसे होश आने लगा। दादी ने उसे सीने से लगाकर कहा, बेटा, तू तो सच में मेरा सगा पोता निकला। तूने काली नाग का अंत कर दिया। आज यह नगर उसके आतंक से मुक्त हो गया। नीलू ने धीरे से उठते हुए कहा, दादी माँ, अब मुझे इस पूरे भवन के हर हिस्से को देखना है। दादी उसे ऊपर से नीचे तक पूरे महल में घुमा लाई। हर कक्ष में अपार धन संपत्ति भरी हुई थी, सोने चांदी के ढेर, कीमती रत्न, बहुमूल्य भोजन और वस्त्र। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कई कक्षों में पुरुष और स्त्रियां कैद थे, जिन्हें काली नाग ने वर्षों से बंदी बनाकर रखा था। नीलू ने गंभीर स्वर में कहा, दादी माँ, अब यह सारा खजाना और यह नगर मेरे स्वामी महाराज धनराज का है। जब तक मैं उन्हें यहाँ लेकर ना आऊं, आप सबकी देखभाल करें और इन लोगों को सुरक्षित रखें। नीलू वहां 3 दिनों तक रुका। वह नगर की व्यवस्था देखता रहा, लोगों को ढाढ़स बंधाता रहा और खजाने की सुरक्षा सुनिश्चित करता रहा। चौथे दिन वह अपने स्वामी के पास लौटने के लिए निकल पड़ा। जब नीलू वापस पहुंचा तो धनराज उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गया। इतने दिनों से वह अकेलेपन में टूट चुका था।
नीलू को सामने देखकर उसकी आंखें भर आईं। नीलू बोला, मालिक, अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं। 4 दिनों बाद आपको अपनी पत्नी राजकुमारी मंदाकिनी के साथ अपने नए घर चलना है। मैंने आपके लिए सब कुछ तैयार कर दिया है। देखिए महाराज, यही हमारा नया नगर है और सामने जो वह विशाल भवन दिख रहा है वही अब आपका महल है। जैसे ही काफिला महल के भीतर पहुंचा, वही बूढ़ी दादी खुशी से नाचने लगी, जैसे पहले काली नाग के मारे जाने पर नाची थी। नीलू मुस्कुराकर बोला, दादी माँ, यह सब मेरे स्वामी महाराज धनराज की शक्ति और भाग्य का फल है। असली सम्मान उन्हीं को मिलना चाहिए। दादी ने हाथ जोड़कर महाराज धनराज से क्षमा मांगी कि वह पहले उन्हें पहचान नहीं पाई। इसके बाद नीलू महाराज धनराज को पूरा महल दिखाने ले गया, ऊपर से नीचे तक, हर कक्ष, हर आंगन। महाराज धनराज ने तुरंत आदेश दिया, सारे कमरों की अच्छे से सफाई कर दी जाए, कुर्सियां, मेज और दरवाजे चमकाए जाएं। जिन लोगों को नाग ने कैद कर रखा था उन्हें तुरंत मुक्त किया जाए और घोड़ों को खुले मैदान में हरी घास चरने के लिए छोड़ दिया जाए। कुछ ही समय में नौकरों ने स्वादिष्ट भोजन भी तैयार कर लिया। सभी मेहमानों को उनके रहने की जगह बता दी गईं। देखते ही देखते वह सूना महल जीवन और चहल पहल से भर उठा। इस तरह कुछ दिन आनंद से बीत गए। सभी लोग वहां सुख शांति से रहने लगे। एक दिन राजकुमारी मंदाकिनी की दासियों ने निवेदन किया, महाराज, अब हमें अपने घर लौटने की अनुमति दीजिए। नीलू ने पहले उन्हें रोकने की कोशिश की, फिर बोला, थोड़ा और रुक जाइए। लेकिन जब वे नहीं मानी तो नीलू ने उन्हें बहुमूल्य भेंट और उपहार देकर विदा किया। इससे उनके मन में नीलू के प्रति और भी अधिक सम्मान भर गया। एक शाम नीलू ने दादी से धीमे स्वर में कहा, दादी माँ, कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे स्वामी बहुत भोले हैं। मैंने उनके लिए जान जोखिम में डाली, उनका जीवन बदला, नगर और खजाना दिलाया, इतना बड़ा महल दिया, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं पूछा कि यह सब कहां से आया, किसका था और मैंने यह सब कैसे पाया। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कभी कभी मन में आता है कि शायद लोग ठीक ही कहते हैं। किसी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं करना चाहिए, थोड़ी कठिनाई भी दिखानी चाहिए, तभी इंसान अच्छाई की कीमत समझ पाता है। नीलू ने मन ही मन सोचा, जो करना था मैंने कर दिया, अब देखता हूं कि मेरे लिए ये लोग क्या करते हैं। समय बीतने के साथ एक